हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 24th जेन के शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर का वेटेज क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्लास 11th का 37% वेटेज है और क्लास 12th का 63% वेटेज है। इसका मतलब क्लास 12 से 19 क्वेश्चन है और क्लास 11 से 11 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे का 11th वीक भी रह गया है और तो वो 12th में अगर अच्छे से मेहनत करे तो जेईई मेंस में अच्छा कर सकता है। तो देख सकते हो कि 12th का वेटेज ज़्यादा है, 11th का वेटेज कम है। फिर हम देखेंगे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या ब्रेकअप है। तो फिजिकल का 30% यानी कि 9 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का 34% यानी करीब 10 क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक का 36% यानी कि 11 क्वेश्चन। मतलब आप देख सकते हो बहुत बच्चे इनऑर्गेनिक पोर्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। आप इनऑर्गेनिक को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी स्कोरिंग होता है ना। जितना स्कोरिंग फिजिकल ऑर्गेनिक है उतना ही स्कोरिंग इनऑर्गेनिक भी है और बहुत बच्चे इनऑर्गेनिक नेग्लेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना है तो केमिस्ट्री में कोई भी सेक्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, इस शिफ्ट के बारे में एक डेटा आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। 99 परसेंटाइल इस शिफ्ट में ओवरऑल आया था 166 मार्क्स पे। ये डेटा आप याद रखिएगा, ठीक है। 99 परसेंटाइल 166 मार्क्स पे आया था। अच्छा, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल 60 मार्क्स पे आया था। तो केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल 60 मार्क्स पे आया था, यानी कि पेपर इजी टू मॉडरेट कर सकते हो, है ना। डिफिकल्ट तो नहीं कहोगे क्योंकि डिफिकल्ट होता ना तो और कम जाता, मतलब 50 का क्रॉस जाता, है ना। तो 60 मार्क्स का है पे 99 परसेंटाइल गया है, मतलब पेपर आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट है। और 99 परसेंटाइल 166 मार्क्स पे ओवरऑल गया है, इसका मतलब बच्चे नर्वस थे क्योंकि ये पहला है ना, इसी दिन स्टार्ट हुआ था जेईई मेंस, तो बच्चे काफी नर्वस थे, इसलिए बहुत मिस्टेक किए हैं। आप देखोगे हम जब आगे एनालिसिस करेंगे ना तो 99 परसेंटाइल का मार्क्स बढ़ते चल जाएगा, है ना। तो इसलिए इस शिफ्ट में नंबर कम आया है क्योंकि ये स्टार्टिंग डे था जेईई मेंस का, तो बच्चों को आइडिया नहीं था कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा, कौन से सेक्शन से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे 24th, 25, 29 शिफ्ट डे बढ़ते गया, बच्चों को आइडिया लग गया, बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया, इसलिए आप देखोगे 99 परसेंटाइल का ओवरऑल मार्क्स बढ़ भी जाता है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका फर्स्ट डे पेपर हो जेईई मेंस का तो अगर उसमें ओवरऑल स्कोरिंग लो जाता है तो अगर आपका थोड़ा खराब भी जा रहा हो तो घबराना नहीं है क्योंकि वो सबके साथ है। बहुत लोगों ने अपने एनालिसिस से बोला था कि जनवरी 24 का शिफ्ट बहुत इजी है, तो 99 परसेंटाइल 185 टू 190 पे जाएगा, लेकिन गया तो 166 पे ही। रीजन ये था बच्चे बहुत नर्वस थे। तो ये आपके लिए भी फ्यूचर के लिए ध्यान रखना इस चीज को कि फर्स्ट डे जेईई मेंस का हमेशा जनरली लो स्कोरिंग जाता है क्योंकि बच्चे नर्वस रहते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि पेपर किस तरह का होता है। तो ठीक है, अब लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लास 12th का, सॉल्यूशन का चैप्टर का है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दैट ऑफ प्योर सॉलिड, बिल्कुल सही है। तो डिफिनेशन में ही है, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है कि कोई भी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर घटता है। ए सही है। बी देखें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, ये तो गलत है। सी है ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। डी है ओनली सॉल्वेंट, ये सही है। डी सही है, याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रीज करते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रीज नहीं करते। तो क्या सही है? ए एंड डी। कौन से ऑप्शन में है एंड डी? फोर्थ। तो ये इजी क्वेश्चन था, है ना। ये तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, इसको हम इजी क्वेश्चन कहेंगे। क्लास 12th के सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर से था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है फजांस रूल का बात कर रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का, क्लास 11th ये बात कर रहा है फजांस रूल का, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में। तो फजांस रूल में आप पढ़े थे कटायन छोटा अनायन बड़ा, कटायन छोटा अनायन बड़ा। तो पहले इन पे फोकस करते हैं। फर्स्ट है केएफ में कोवेलेंट केआई से क्या है, ज्यादा है, गलत है। कटायन दोनों में सेम है, पोटेशियम एंड पोटेशियम आयन। लेकिन अनायन का बात करें तो फ्लोराइड का आयन क्या है,
छोटा, फ्लोराइड छोटा नहीं, फ्लोराइड बड़ा होना चाहिए, याद रखना फिर से। कैटायन स्मॉल, अनायन शुड बी लार्जर। तो केएफ में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा नहीं होगा, केएफ में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ए गलत है। बी देखे, बी में सही है वही चीज, बी में सही है। केआई में कोवेलेंट कैरेक्टर केएफ से ज्यादा होगा। और लिथियम का बात करें, लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, तो अनायन सेम है, कैटायन देखते हैं तो लिथियम का साइज छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बी तो सही है। सी में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कैटायन पे चार्ज ज्यादा तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये भी फजांस रूल से ही आया है। तो इसमें सी में टीन पे +4 चार्ज है, यहाँ टीन पे +2 चार्ज है, तो +4 चार्ज में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। CuCl NaCl वाले में एक कॉन्सेप्ट था स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान रखिएगा Cu+ का स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये आर्गन 3d10 होता है। Cu+ होता है आर्गन 3d10, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप पढ़े होंगे फजांस रूल में कि जिस कैटायन का स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो सी भी सही है। डी देखे, LiF ग्रेटर देन KF, ये तो सही है। और CuCl ये गलत है, अभी बताए स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चलते CuCl कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl से ज्यादा होता है। ई देखे, Ki इज ग्रेटर देन KF, बिल्कुल सही है। कैटायन दोनों में सेम है, लेकिन I- का साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और CuCl का कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl से ज्यादा, ये भी सही है। तो सही क्या क्या था आपको? सही था B, C एंड D। कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में। तो ध्यान रखिएगा, हम समराइज कर देते हैं फजांस रूल को। अ स्मॉल कैटायन लार्जर अनायन, स्मॉल कैटायन लार्जर अनायन, कैटायन पे चार्ज ज्यादा, अनायन पे भी चार्ज ज्यादा, और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये पांचों पॉइंट रहेंगे तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। फिर से, कैटायन स्मॉलर, अनायन लार्जर, कैटायन पे चार्ज ज्यादा, अनायन पे चार्ज ज्यादा, और कैटायन में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, ये 5 पॉइंट रहेंगे तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ये क्लास 12th का इजी क्वेश्चन है। ये भी रिवर्बरेटरी फर्नेस साफ साफ एनसीईआरटी में दिया है कॉपर का यूज करते हैं, तो ए का होगा 4। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है कॉपर का एक्सट्रैक्शन रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हॉल हेरोल्ट प्रोसेस आप पढ़े होंगे, एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, तो बी का होगा 2। ए का 4, बी का 2, कौन से ऑप्शन में है? 4th, ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, ए का 4, बी का 2, ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्बरेटरी फर्नेस यूज करते हैं कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। वैसे ध्यान रखिएगा, जोन रिफाइनिंग सिलिकॉन का यूज होता है, आप पढ़े होंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कि जो मेटल सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं, जो एलिमेंट सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं, उनको जोन रिफाइनिंग से प्यूरिफिकेशन करते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस तो है पिग आयरन, आयरन के एक्सट्रैक्शन में होता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रियॉन्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, स्ट्रेट फॉरवर्ड हेलो अल्केन्स चैप्टर में। CF2Cl2 फ्रियॉन होता है, CF2Cl2 आप पढ़े होंगे। CF2Cl2 आपको यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए आजकल फ्रियॉन्स का यूज कम हो रहा है। तो क्या होगा? दीज आर 2, सही है, ऐसे ही खत्म हो गया। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं फ्रियॉन, CF2Cl2, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, हेलो अल्केन्स चैप्टर में मेंशन्ड है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में मेंशन्ड है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, देखते हैं क्या है। क्लोरोफिल, भाई सबको पता है, 10th में बायोलॉजी में पढ़े थे, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है, तो ए का होगा 3। सोडा कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को, तो बी का होगा 1। देखते हैं ए का 3, बी का 1 किस में है? ए का 3 ए फर्स्ट में है,
ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब आपको दो कॉन्सेप्ट भी पता है तो मैच द कॉलम आराम से हो जाते हैं, वैसे बाकी को भी बता देते हैं। डेंटिस्ट्री, कैल्शियम सल्फेट यूज करते हैं। डेड बर्न प्लास्टर एनसीईआरटी में दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस में आप देखिएगा। और व्हाइट वॉशिंग यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो स्लेक्ड लाइम मिलता है जिसको यूज करते हैं फॉर व्हाइट वॉशिंग पर्पस। ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन था, है तो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक का। डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 3.87 बोर मैग्नेटॉन। तो देख लो म्यू है 3.87 बोर मैग्नेटॉन। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। याद रखिएगा फॉर्मूला, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू विच इज इक्वल टू 3.87। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो n इंटू एन प्लस टू 15 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो n 3 आ जाएगा, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको 4 आयन दिया है, चेक करना है कि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, आर्गन 3d3 4s2। हम अरेंज कर दिए हैं, अरेंज इसलिए किए हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है। ऐसे तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल से करो तो 4s2 3d3 आएगा, हम अरेंज कर दिए। +2 कर दो, वैनेडियम 2+ तो हो जाएगा आर्गन 3d3। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D3 सिस्टम है ना, पता है आपको, 1 2 3 3 अनपेयर्ड है, √3 × 5 √15 3.87 हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको डी एंड एफ ब्लॉक भी कर सकते हो, वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ। तो लिक्विड वाटर, आइस और इम्प्योर वाटर। एक्चुअली याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेंशन्ड है कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है सॉलिड स्टेट में। तो आइस है सॉलिड स्टेट और लिक्विड वाटर तो लिक्विड है, तो आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड से ज्यादा होगा लिक्विड वाटर से, है ना। आइस में याद रखिएगा एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ये याद रखिएगा। आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और इम्प्योर में वाटर में इम्प्योरिटी के चलते हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाता है। तो हो जाएगा B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C। सेकेंड, B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक का है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का, क्योंकि देख सकते हो सोडियम साइनाइड है और कीटोन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे जा रहे हैं हम। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपको इस कंपाउंड का सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवा रहा है, तो सोडियम साइनाइड इनके Cn- का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसमें हम ऑप्शन को देखो, याद रखना जब कोई ऑर्गेनिक का बड़ा क्वेश्चन दिखे तो ऑप्शन जरूर देखा करना, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको एराइल हैलाइड कर सकते हैं, एराइल हैलाइड भी, और एराइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता। तो मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन गलत, साफ साफ गलत है, अब भूल जाओ फर्स्ट ऑप्शन को, और फोर्थ को भी भूल जाओ। फर्स्ट फोर्थ को इसलिए भूल जाओ क्योंकि उन्होंने एराइल हैलाइड का भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, जो कि होता नहीं है जल्दी, क्योंकि बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है कार्बन हेलोजन ड्यू टू रेजोनेंस। तो फर्स्ट फोर्थ तो साफ साफ गलत है। अब सेकंड थर्ड पे फोकस करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, है ना। Cl है, सोडियम साइनाइड Cn- देगा, इस पर अटैक कर देगा ये, और एसिटिक एसिड से H+ आएगा, OH Cn Cl और मिथाइल भी है। अब है H+, जो H+ क्या करेगा ना, आपको Cn का हाइड्रोलिसिस कर देगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। H+ क्या करेगा, Cn का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देगा तो ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा।
अब जब ये कार्बोजिलिक बन जाएगा और ये अल्कोहल है तो कार्बोजिलिक एसिड अल्कोहल के साथ दे देगा ईस्टर। क्या दे देगा? ईस्टर। याद रखिएगा, आपको कार्बोजिलिक एसिड अल्कोहल के साथ ईस्टर दे देगा। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। और अब ट्रीट कर रहे हैं 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को ईस्टर से रिएक्ट करवाते हैं 2 मोल से तो अल्कोहल बनता है। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहेंगे। एनसीईआरटी में अल्कोहल चैप्टर के प्रिपरेशन में बहुत बेसिक रिएक्शन है ना। तो CH3 या OMGBr हो जाएगा और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH आ जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, जो O- है वो फर्दर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये टूट जाएगा। मतलब क्या हुआ, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, O- MgX बना और O- फिर से डबल बॉन्ड बना के वो एलिमिनेट कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लो। ऐसा कुछ बन गया। अब इस पे फिर से ग्रिग्नार्ड दूसरा मोल अटैक करेगा तो फिर से वही कहानी होगा ग्रिग्नार्ड का। यहां CH3 लग गया, O- MgX H3O प्लस अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए कौन सा है ना। ये कार्बन तो इसको तो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, है ना। ये वाला जो आपको ऑलरेडी बन चुका है OH, उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये वाला है ना, इसको कुछ नहीं हुआ, O- हो गया। अब जो दूसरा ईस्टरिफिकेशन जो अटैक हो रहा है ना, वो इससे हो रहा है, इसके वाले कार्बन पे, क्योंकि ईस्टर बना रहा है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 3। तो मतलब ध्यान रखना, ये मतलब एक तरह से मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल को मिक्स कर दिया है, लेकिन इसको चलो हम मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट इसलिए बोलेंगे कि 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट का यूज किया, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हो, PY यूज किए हो, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या था, फिर से रिपीट करते हैं। पहले सोडियम साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दिए, साइनोहाइड्रिन बना दिया। फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिए तो कार्बोजिलिक एसिड बन जाएगा। फिर अल्कोहल के साथ वो ईस्टर दे देगा। फिर ईस्टर का ग्रिग्नार्ड के साथ 2 मोल के साथ अल्कोहल दे देगा। ध्यान रखिएगा, ईस्टर 1 मोल ग्रिग्नार्ड के साथ देता है एल्डिहाइड या कीटोन और 2 मोल के साथ देता है अल्कोहल। ये एनसीईआरटी के प्रिपरेशन में दिया, एनसीईआरटी में अल्कोहल के प्रिपरेशन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक का है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, अब वो कंपाउंड X है, उसको फॉर्मल्डिहाइड KOH से ट्रीट कर रहे हैं। तो देखो यहां पर कंसंट्रेटेड KOH तो दिया नहीं है, तो कंसंट्रेटेड KOH नहीं दिया है तो हम चलो डाइल्यूट लेके चलेंगे, तो हो सकता है एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम देखते हैं, अब एल्डोल इससे भी हो सकता है, एल्डोल इससे भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं, क्योंकि लग रहा है उस, याद रखना लैक्टोन होता है साइक्लिक ईस्टर, लैक्टोन होता है साइक्लिक ईस्टर, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो हम थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, जो बेस है वो यहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। ये तो आपको पता है, एल्डोल में बेस अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करता है। ये है आपका कार्बानाइन। अब ये अटैक कर देगा फॉर्मल्डिहाइड पे, फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होगा, है ना। दो मिथाइल कर दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो देखो क्या है, HCOH, HC मिथाइल, मिथाइल COCH3, COCH3। फिर से पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड का मतलब फिर से क्या हुआ, साइनोहाइड्रिन होगा। साइनोहाइड्रिन मतलब पढ़ चुके हो, पुराने रिएक्शन में भी था, है ना। तो इस पे क्या हो जाएगा, आप देख लो, साइनोहाइड्रिन में इस पे आ जाएगा OH। आप देख लीजिए, साइनोहाइड्रिन का हम करवा चुके हैं आपको। साइनोहाइड्रिन में क्या होगा, इस पे आ जाएगा OH, इस पे आ जाएगा CN,
इस पे आ जाएगा मिथाइल, ठीक है, वो हो जाएगा। साइनोहाइड्रिन बता चुके हैं पहले ही। अब उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फिर से क्या होगा, CN कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजिलिक एसिड में। फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, H3O प्लस दिया है तो CN कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजिलिक में। तो कन्वर्ट कर देते हैं CN को कार्बोजिलिक में, ठीक है, CN को कार्बोजिलिक में कन्वर्ट किए। अब CN को कार्बोजिलिक में कन्वर्ट कर दिए ना। अब देखिए मॉलिक्यूल में अल्कोहल ग्रुप भी है, मॉलिक्यूल में कार्बोजिलिक भी है, याद रखना मॉलिक्यूल में OH ग्रुप भी है, मॉलिक्यूल में COH ग्रुप भी है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर ईस्टरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब साइक्लिक ईस्टर बनेगा जिसको लैक्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोन। और ये जो OH है वो बचा रह जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक था, मेनली आपको ऑप्शन चुनना था कि कौन से ऑप्शन से हम लैक्टोन बना सकते हैं। थोड़ा कार्बन का नंबर काउंट कर लेते, उससे भी हेल्प मिल जाता है ना। तो थर्ड ऑप्शन में पहले क्या किया हमने, अल्फा हाइड्रोजन हटा के एल्डोल करवाया, फिर पोटेशियम साइनाइड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया तो साइनोहाइड्रिन बना। साइनोहाइड्रिन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो कार्बोजिलिक एसिड बना। अब कार्बोजिलिक एसिड बना और पहले से ही एक और अल्कोहल है, उनके बीच साइक्लिक ईस्टर बन गया और 5 मेंबर रिंग बन गया। ये 5 मेंबर रिंग है, याद रखना साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिलियंट रेट प्रेसिपिटेट ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। याद रखिएगा ये निकल 2+ आयन का लैब टेस्ट है। अगर आप स्कूल में लैब टेस्ट किए होंगे या आपके पास लैब मैनुअल पढ़े होंगे, PYQ भी किए होंगे, PYQ में वैसे NCERT मेंशन नहीं है लेकिन PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। देख लो क्या होता है, निकल 2+ आयन, उसको 2 मोल डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में देता है NiDMG होल ट्वाइस का रेड प्रेसिपिटेट। ये याद रखिएगा, बहुत फेमस टेस्ट, बहुत फेमस रिएक्शन है, PYQ में भी दिख जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। निकेल 2+ आयन डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रेड प्रेसिपिटेट देता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। इसको मॉडरेट कर सकते हैं, मॉडरेट इसलिए क्योंकि NCERT मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप PYQ सॉल्व किए होगा तो उसमें दिख जाएगा क्वेश्चन। डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइड दिखा, समझना निकेल 2+ का ही टेस्ट है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड विद अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड गिव्स A व्हिच ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। ये S ब्लॉक का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप S ब्लॉक में ग्रुप 2 का हैलाइड्स देखे होंगे तो उसमें लिखा है कि बेरिलियम फ्लोराइड को बनाने के लिए NH4 इसको हीट करने से बेरिलियम फ्लोराइड बनता है। ये S ब्लॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखना साफ साफ लिखा है BeF2 का प्रिपरेशन है ना, एक अंडरलाइन रिएक्शन लिखा हुआ है। तो NH4 BeF4 को हीट करोगे तो BeF2 बनता है। ये BeF2 प्रिपरेशन S ब्लॉक में NCERT में, तो डायरेक्ट NCERT से दिया हुआ है। तो हम इसको मॉडरेट कर रहे हैं, मॉडरेट इसलिए क्योंकि आज तक ये रिएक्शन नहीं आया था कभी जेई में, है तो NCERT से डायरेक्ट, लेकिन मॉडरेट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आज तक जेई में कभी नहीं आया था, तो बहुत बच्चे इस रिएक्शन को मे भी स्किप कर दिए होंगे। वैसे ऑप्शन देख के भी आप हिंट ले सकते थे। नेक्स्ट, ये हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज स्लो रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI रेट ऑफ, बिल्कुल सही है। देख लो होता क्या है, I- है ना, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटर होता है। तो RCl है वो NaI के प्रेजेंस से बन जाता है RI। और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन पढ़े भी होंगे NCERT में हेलो अल्केन्स में। और वैसे भी ध्यान रखना I- का न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटर होता है तो Cl को रिप्लेस कर देगा। और RI में पढ़े हो आप NCERT में साफ साफ, कार्बन आयोडीन बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो बेटर लिविंग ग्रुप है तो तुरंत वाटर के साथ अल्कोहल दे देगा, तो हाइड्रोलिसिस का रेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। असर्शन B, I- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल गुड लिविंग, बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा ऑप्शन है, 4th, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है NCERT का। अगर आप हेलो अल्केन्स के NCERT ठीक से पढ़े होगे इस क्वेश्चन का आंसर कर दियोगे, ये इजी क्वेश्चन है।
ट्वेल्थ का है, ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक का। ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। ये चैप्टर बच्चे बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं जेईई मेंस में हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। एटलीस्ट 2 रीडिंग तो एनसीईआरटी का जरूर दीजिएगा इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो देखिए, नॉरएड्रेनालिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, बिल्कुल सही है। जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, हार्ट वाला सिस्टम है ना, उसके लिए न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है, बिल्कुल सही है। लोअर लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन इज नॉट, बिल्कुल गलत है। इट इज द रूट कॉज ऑफ, नॉट नहीं। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, नॉट नहीं। अगर नॉरएड्रेनालिन का लो लेवल होता है तो डिप्रेशन होता है, तो नॉट नहीं होगा, गलत है। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, 3 हो गया। ठीक है ना, एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा होगा 1-2 बार, उसको जरूर क्लिक कर गया होगा ये, है ना। तो इसको मॉडरेट बोलेंगे, मॉडरेट इसलिए क्योंकि बच्चे चैप्टर जल्दी पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड चैप्टर है तो बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको मॉडरेट बोलेंगे क्योंकि बच्चे चैप्टर निगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर से, क्लास 11th का चैप्टर 3। मोस्ले लॉ पढ़े होगे, मोस्ले, हेनरी मोस्ले ने एक लॉ दिया था कि रूट ओवर न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अब ग्राफ से ही क्लियर है। एक्सरे का जब मेटल पे है ना, मेटल जो एक्सरे इमिट करता है उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ए इंटू जेड माइनस बी। यहाँ जेड एक एटॉमिक नंबर होता है मेटल का और ए और बी कांस्टेंट है। फिर से स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। जेड है मेटल का एटॉमिक नंबर, ए और बी कांस्टेंट है, तो रूट न्यू है, मतलब न्यू का पावर हाफ, 4th होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इजी क्वेश्चन कहेंगे। आपको ये साफ साफ दिया है एनसीईआरटी के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फास्फोरस का ऑक्सो एसिड सिल्वर मिनरल देता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। आपके एनसीईआरटी बुक में देखना, सिल्वर नाइट्रेट का H3PO2 के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें सिल्वर मिरर बनता है। क्या बनता है, सिल्वर मिरर। तो H3PO2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्यों देता है सिल्वर मिरर, क्योंकि H3PO2 एक रिड्यूसिंग एसिड है। क्या है, रिड्यूसिंग एसिड। और रिड्यूसिंग एसिड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पीएच बॉन्ड से। याद रखना, जिस फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में पीएच बॉन्ड होगा वो रिड्यूसिंग होगा, और वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है आपको, है, सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है। तो देखते हैं इनमें 4 ऑप्शन। H4P2O5 इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो टेबल देखोगे ना एनसीईआरटी में ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, उसके नीचे स्ट्रक्चर इसका दिया है, देखो क्या स्ट्रक्चर होता है, हम बना के दिखा देते हैं। H4P2O5, P2O5 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल सही है, 4th होगा। ठीक है, H4P2O5 में 2 पीएच बॉन्ड है, तो ये रिड्यूसिंग एसिड है। तो जब रिड्यूसिंग एसिड है तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है कि जिस ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में पीएच बॉन्ड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग होता है। तो यहाँ H3PO2 H3PO3 ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो टेबल दिया है ना उससे क्वेश्चन पूछ दिया है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, इसको मॉडरेट में डालते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है, उसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन स्टेबल होगा। सबसे पहले ऑक्टेट देखेंगे, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट डी में है, तो डी होगा मोस्ट स्टेबल। कौन से ऑप्शन में है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मेरे अनुसार बोनस होना चाहिए था, ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए था, क्योंकि डी मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि हर एक आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और किसी भी ऑप्शन में डी मोस्ट स्टेबल नहीं दिखा है, तो गड़बड़ है ऑप्शन सेट करने में। फिर डी के बाद देखते हैं, डी के बाद देखेंगे कौन ज्यादा स्टेबल होगा। डी के बाद हम देखेंगे तो डी के बाद हो सकता है आपको बी। बोलोगे क्यों,
क्योंकि NH2 एक प्लस एम ग्रुप है और CHO एक माइनस एम ग्रुप है। तो प्लस एम ग्रुप कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस एम ग्रुप कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो डी के बाद हो जाएगा बी। फिर से आप पढ़े होगे, प्लस एम ग्रुप कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस एम कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो डी के बाद बी। अब बचा ए और सी तो लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो लीस्ट स्टेबल होगा। तो डी बी ए सी हो गया। कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली डी मोस्ट स्टेबल है, किसी ऑप्शन में नहीं। इसको बोनस होना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम बता दिए क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लिए ऑक्टेट चेक कर लिए, फिर हम प्लस एम माइनस एम देख लिए क्योंकि प्लस एम कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है, माइनस एम कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है। फिर देख लिए कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज काफी कम स्टेबल होगा, तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो एक तरह से सी लीस्ट स्टेबल है, तो डी बी ए सी। ठीक है, चलिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है ना तो किसी में डी लास्ट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अल्कीन चैप्टर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा देखते हैं। HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको पता है HBr पहले ब्रेक कैसे करेगा, H प्लस और Br माइनस में। तो H प्लस और Br माइनस में तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो क्या बनेगा आप देखिए, मार्कोनिकॉफ एडिशन पहले तो हो जाएगा, सॉरी C, यहां हो जाएगा CH3, यहां हो जाएगा मिथाइल ऊपर और ये प्लस। ध्यान रखना H प्लस मार्कोनिकॉफ एडिशन और C पे आ जाएगा प्लस। अब C पे प्लस हो जाएगा तो ध्यान रखना ये 4 मेंबर्ड रिंग है, इसका टेंडेंसी होता है 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होने का, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में होगा क्या कि ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड बनेगा। फिर से देख लो, हम कलर चेंज करते हैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, तो 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन गया। अब देखो यह है 2 डिग्री कार्बोकटाइन और 2 डिग्री कार्बोकटाइन उतना स्टेबल होता नहीं है, तो होगा मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट से क्या हो जाएगा, यहां प्लस आ गया और इस प्लस पे क्या अटैक कर देगा, Br माइनस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, 3 कॉन्सेप्ट था। पहला मार्कोनिकॉफ रूल, उसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बना। फिर हुआ रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग 4 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल है, तो रिंग एक्सपेंशन हो गया। और फिर जब रिंग एक्सपेंशन हुआ तो भी जो कार्बोकटाइन बना वो 2 डिग्री था, तो मिथाइल शिफ्ट हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसको हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बुक का बात करें तो वहां पे कहीं रिंग एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, तो इसको हम थोड़ा डिफिकल्ट बोलेंगे क्योंकि इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, मार्कोनिकॉफ रूल, रिंग एक्सपेंशन और कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और पूछ रहा है उसका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो आप पढ़े होगे एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, कोबाल्ट का X मान लेते हैं, अमोनिया न्यूट्रल है 0 प्लस -1 प्लस 2 इंटू -1, कंपाउंड तो न्यूट्रल है, तो X इक्वल टू हो गया +3। तो प्राइमरी वैलेंसी है +3 और कोबाल्ट 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन। हमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मतलब होता है, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मतलब होता है। तो 5 अमोनिया 1 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया। तो +3 एंड 6 फोर्थ ऑप्शन। तो फिर से ध्यान रखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी है कि कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो
बना रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया। प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को और सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का। सरफेस केमिस्ट्री भी ऐसा चैप्टर है जो बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस चैप्टर को आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू वैल्यू शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होते हैं। तो आप पढ़े हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा है तो उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ सेम चार्जेस, ये गलत है। अपोजिट चार्जेस होगा, याद रखना अपोजिट चार्जेस होता है, ये गलत है। यहां अपोजिट चार्जेस होगा, तो स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गया क्योंकि सेम की जगह अपोजिट होगा। स्टेटमेंट 1 सही है। कौन सा ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होते 2 बार भी सरफेस केमिस्ट्री तो इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। इसको हम इजी क्वेश्चन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है फिनॉल चैप्टर का, अल्कोहल फिनॉल ईथर से है। फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम HBr के साथ। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है फिनॉल जो है वो HX के साथ रिएक्ट नहीं करता। याद रखना फिनॉल HX के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि जो कार्बोकटाइन बनेगा हाईली अनस्टेबल बनेगा। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, मतलब ये वाला पोर्शन रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला करेगा क्योंकि यहाँ बेंजाइली कार्बोकटाइन बनेगा तो स्टेबल होगा। तो ए आपको हो जाएगा, कर सकते हो CH2Br, है ना, फिनॉल CH2Br। कौन को ये गलत हो गया। बाकी देखते हैं। अब बी में है फिनॉल HBr। फिर से देख लो, ये पोर्शन तो रिएक्ट करेगा नहीं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। कार्बोकटाइन हाईली स्टेबल बनेगा तो जो OH बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो HX से रिएक्ट नहीं करता। दूसरा पोर्शन हाँ ईथर रिएक्ट करता है, एनसीईआरटी में दिया होगा क्लीवेज ऑफ ईथर। तो होता क्या है देख लो, जो HX है HBr है वो ईथर के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ध्यान रखना जो HBr है का H+ है वो ईथर के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। अब इस पे Br- अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। Br- एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर देगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा तो बन जाएगा फिनॉल प्लस CH3Br। तो और OH रह ही गया, तो OH रह गया किसमें है? ये गलत है, ये भी गलत है। आंसर 4th होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एनसीईआरटी में भी साफ साफ मेंशन्ड है, हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन से। आप याद रखिएगा कि अगर मिथॉक्सी बेंजीन हो या अल्कोक्सी बेंजीन हो तो HX के साथ हमेशा फिनॉल देता है, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट कुछ सोचना ही नहीं है। अगर अल्कोक्सी बेंजीन हो मतलब ईथर का बेंजीन ऑक्सीजन से अटैच्ड है ईथर में, तो HX के साथ वो हमेशा फिनॉल देगा और दूसरा पोर्शन RX में चल जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत जगह क्वेश्चन में काम आता है ये कॉन्सेप्ट। जैसे यहां पे भी काम आ गया, OCH3 में CH3Br कैसे चल जाएगा, ये OH में हो जाएगा। तो आंसर था 4th ऑप्शन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग इंटीरियर टाइप में आ रहे हैं। तो इंटीरियर टाइप में आपको पता था 10 में से 5 ही क्वेश्चन करना था, तो थोड़ा यहाँ आप सिलेक्टिव हो सकते हैं। तो हम बताते जाएंगे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। पहला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ये बिल्कुल सही है, आप पढ़े हो कॉन्सेप्ट से। अगर एक्टिवेशन एनर्जी है ना ज्यादा होता है
तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। ये आर्हेनियस इक्वेशन से भी आ सकता है। आर्हेनियस इक्वेशन आप पढ़े होगे, K इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये आर्हेनियस इक्वेशन से भी आया है कि ई ए कम, ई का पावर माइनस है इसलिए बोल रहे हैं, ई का पावर माइनस है, ई ए कम तो के ज्यादा, ई ए ज्यादा तो के कम। तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड, हाइयर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हाइयर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप पढ़े होंगे इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन से log K2 बाई K1 होता है EA बाई 2.303R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये फॉर्मूला पढ़े हो आर्हेनियस इक्वेशन में, डिफरेंट टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है रेट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। फिर से सुन लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो log K2 बाई K1 जिसको म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA होगा। तो 2 भी सही है, साफ साफ फॉर्मूला से साफ साफ। तीसरा, एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ K देन एट हाइयर टेम्परेचर। ये भी सही है। बोलो कैसे, तो इसी फॉर्मूला को हम आगे मॉडिफाई करते हैं, इसी फॉर्मूला को हम आगे मॉडिफाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, यहां R भी होगा, EA बाई 2.303R, EA बाई 2.303R इंटू T2 माइनस T1 जिसको हम डेल्टा T कर सकते हैं अपॉन T1 T2। T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T कर दो, T2 माइनस T1 को डेल्टा T कर दो। तो देखो, अगर मान लो एक बार टेम्परेचर चेंज करे 295 से 305 और एक बार चेंज करे मान लो 495 से 505, तो डेल्टा T तो दोनों केस में सेम ही है। लेकिन T1 T2 का बात करेंगे तो T1 T2 लोअर टेम्परेचर पे T1 T2 कम होगा, और ये डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो लोअर टेम्परेचर पे K का वैल्यू ज्यादा बढ़ता है। ये बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है, इसको आप याद भी कर सकते हो। तो थर्ड भी सही है। फोर्थ पॉइंट है, ये फैक्ट बेस्ड है, बिल्कुल डायरेक्ट देख लो, आर्हेनियस इक्वेशन को ही मॉडिफाई कर देते हैं। K इक्वल टू है A इंटू ई का पावर माइनस EA बाई RT, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल ई बेस पे, तो ln K हो जाएगा ln A माइनस EA बाई RT। y इक्वल टू mx प्लस C आपको पता है, तो ये y हो गया, ये C हो गया और ये प्लस mx हो गया। तो स्लोप होगा माइनस EA बाई R, ये भी सही है। ध्यान रखिएगा, NTA ने इस क्वेश्चन का आंसर 3 दिया था। अब हमको नहीं समझ में 3 क्यों दिया था, क्योंकि जबकि चारों स्टेटमेंट सही है। तो मेरे अनुसार तो आंसर 4 होगा, मेरे अनुसार इसका आंसर 4 होगा। NTA ने इसका आंसर 3 दिया है, हमको नहीं समझ में आ रहा क्यों 3 दिया है ना। मेरे अनुसार इसका आंसर 4 होगा, हम पहले बता रहे हैं। NTA ने इसका आंसर 3 दिया था, मेरे अनुसार आंसर 4 होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट का मिक्स है। चल देखते हैं। Fe 0.93O को हीट कर रहे, तो हीट करने पे दे रहा है Fe2O3। तो पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए पहले आपको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो एन फैक्टर होगा, देख लो कैसे। पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस ले लो। Fe2O3 में 3 होता है, Fe 0.93O में 2 बाई 0.93 हो जाएगा, ऐसा पता होगा आपको। और कितने एटम है, 0.93 ना, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको 2.79 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0.79। तो ये है एन फैक्टर। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो फर्स्ट सही है। ये एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह का एन फैक्टर का, तो हम इसको मॉडरेट या डिफिकल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 2+ एंड आयरन 3+ इन 1 मोल ऑफ। ये तो आपको एनसीईआरटी में दिया इस तरह क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के बैक साइज में। दो कैसे होगा, 90 Fe 0.93O का मतलब है, हम मान लेते हैं 93, देख लो सेकंड पार्ट कर रहे हैं, 93 आयरन एटम है, जिसमें मान लेते हैं
Fe2 प्लस है x और Fe3 प्लस हो जाएगा 93 माइनस x। और 93 आयरन एटम के लिए 100 हो जाएगा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, नेट चार्ज सबको पता है, कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज ऑन कटायन इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन अनायन। तो देख लो x इंटू 2 प्लस 93 माइनस x इंटू 3 इक्वल टू 100 इंटू -2। ऑक्सीजन में चार्ज -2 होता है तो 2x प्लस 279 माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा टोटल चार्ज है, मैग्नीट्यूड इक्वेट करें तो प्लस होगा, हम मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पर इसलिए -2 की जगह +2 लेंगे, है ना। तो फिर देख लो आप इक्वल टू 200 तो x इक्वल टू आ जाएगा 79, x इक्वल टू 79 और ये हो जाएगा 14। तो यहाँ 0.93 मत करे तो 0.79 0.14 बिल्कुल सही है। हम आउट ऑफ 100 लिए थे, ये आउट ऑफ 0.93 है, मतलब आउट ऑफ हम 93 लिए थे, यहाँ हम 93 मान लिए थे, यहाँ 0.93 में पूछा है तो 100 से डिवाइड कर देंगे आंसर को। अच्छा, जब हमको आयरन +2 और आयरन +3 का मिल गया है तो हम परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 0.79 अपॉन 0.93 इंटू 100, इससे परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ भी सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, फोर्थ भी सही हो गया। सेकंड करोगे, ये रेशियो मोल्स दिया है, परसेंटेज के लिए 0.79 अपॉन 0.93 इंटू 100, 0.14 अपॉन 0.93 इंटू 100। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है। थर्ड देखे, मेटल डिफिशिएंट बिल्कुल सही है। 100 ऑक्साइड आयन के लिए 93 आयरन के आयन से, मतलब मेटल आयंस के नंबर कम है, मेटल डिफिशियंसी है, ये तो ऑब्वियस है ना। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट हम मानेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, वो सॉलिड स्टेट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो जो कि ऑप्शन है छोड़ सकते थे। यूरासिल का स्ट्रक्चर, ये बायोमोलिक्यूल्स हो गया, वैसे तो स्ट्रक्चर दे दिया है तो आपका काम बहुत आसान है। ये तो एक तरह से आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया अब, क्योंकि यूरासिल का स्ट्रक्चर दे दिया है, नहीं देता तो बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन होता। क्या पूछ रहा है, आरएनए में प्रेजेंट है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो सिंपल बात है, नाइट्रोजन का मास अपॉन कंपाउंड का मास इंटू 100। कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 14 इंटू 2 अपॉन टोटल मास देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, यह है टोटल मास इंटू 100 कर दो, तो ऊपर 28 है, नीचे कितना है देखो, 48 प्लस 28 76, 76 प्लस 32, 76 प्लस 32 आपको हो जाएगा 48 28, क्या आपको 48 और 28 हो जाएगा 76 76 108 112 हो जाएगा इंटू 100। कार्बन 1 2, कार्बन कितना है, 1 2 3 4, फिर से चेक कर लेते हैं, 4 कार्बन, ऑक्सीजन कितना, 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4, तो 28/112 25% हो जाएगा फिर से। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 12 इंटू 4 सही है। नाइट्रोजन कितना, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सही है। ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सही है। हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4, अब देख लो 48 प्लस 28 76 प्लस 32 108 100 सही है, 25% होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पाश्चियन सीरीज, वेवलेंथ दिया है फर्स्ट लाइन का पाश्चियन सीरीज, तो ये आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो आप पढ़े हो लाइमन, बाल्मर, पाश्चियन। तो पाश्चियन का मतलब हो गया आपको ऊपर से 3 में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपको पता है
वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, यह रीडबर्ग कांस्टेंट। N2 है हायर एनर्जी स्टेट, N1 है लोअर एनर्जी स्टेट। पास्चन सीरीज है तो N1 3 हो जाएगा, N1 3 फिक्स है। फर्स्ट लाइन का दिया है, सेकंड लाइन का पूछ रहा है, तो फर्स्ट लाइन के लिए N2 4 हो जाएगा, सेकंड लाइन के लिए N2 5 हो जाएगा। तो हम आप देख सकते हो RH कांस्टेंट होगा, Z² कांस्टेंट होगा, चेंज हो रहा है ब्रैकेट वाला टर्म। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 1/λ1 इज प्रोपोर्शनल टू, डाल दो वैल्यू 3 से 4, तो कुछ जगह 1/9 माइनस 1/16, और 1/λ2 इज प्रोपोर्शनल टू, फिर से वैल्यू सेकंड लाइन है 5 से 3, तो 1/9 माइनस 1/25। प्रोपोर्शनल कर दिए, वो कांस्टेंट है, हटा दो। रेशियो ले लोगे, अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो λ2 बाई λ1 इक्वल टू हो जाएगा, वो देख लो 16 माइनस 7, 7/144 अपॉन ये हो जाएगा 16/225, 16/225। λ1 के वैल्यू कितना दिया है 720, पुट करो, λ2 अपॉन 720 इक्वल टू हो जाएगा 7/144 इंटू 225/16 है ना, 24 6 जा 24 30 टाइम्स 6 5 जा, सॉल्व करो, लैम्डा वो ऊपर 5 से चल जाएगा, मल्टीप्लाई 35 इंटू λ2 हो जाएगा 35 इंटू 225 अपॉन 16। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 492 के आसपास आएगा। तो λ2 है 492 नैनोमीटर, आंसर है 492 नैनोमीटर। इसमें बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना था, क्वेश्चन इजी था, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा आराम से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे आप इंडिया टाइप में, लेकिन थोड़ा आराम से करना था, कैलकुलेशन में टाइम लगता। ठीक है, इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। मॉडरेट इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन टफ था भाई, क्वेश्चन में कोई ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था। बस यही ध्यान रखना था कि पास्चन सीरीज में हायर एनर्जी स्टेट से 3 स्टेट में आते हैं, और फर्स्ट लाइन का मतलब 4 से 3, सेकंड लाइन का मतलब है 5 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में। ये आप डी एंड एफ ब्लॉक में डायरेक्ट बैलेंसिंग है इसका, डी एंड एफ ब्लॉक में डायरेक्ट बैलेंसिंग है इसका, कुछ सोचना ही नहीं है। और जिनको याद रखने में दिक्कत हो, बस ध्यान रखना कि डाइक्रोमेट में 7 ऑक्सीजन है, उधर 7 वाटर होगा, 7 वाटर डालोगे तो 14 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इधर 14H+ हो जाएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखोगे, आराम से हो जाएगा। फिर से, डाइक्रोमेट में 7 ऑक्सीजन है, उधर 7 वाटर होगा, 7 वाटर मतलब 14 हाइड्रोजन, तो 14H+ कर देना, बाकी चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करना है आपको, पोटेंशियल निकालना मतलब ई सेल निकालना है। क्या क्या दिया है, 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल मतलब 10 × 10⁻³ 0.01। 100 मिलीमोल मतलब 0.1। pH 3 है, इनकी 10⁻³ यानी कि 0.001। अब वो कंसंट्रेशन दे दिया है सबका। 1 लीटर सॉल्यूशन है तो डिवाइड हो जाएगा, तो वही मिलीमोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे वही कंसंट्रेशन हो जाएगा। ई नॉट सेल दिया है, ई सेल निकालना है, तो क्या हो जाएगा देख लो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल दिया है 1.330 माइनस ये वैल्यू दिया है 2.03 RT/F का, तो 0.059। n क्या हो जाएगा 6, ये तो पता ही है आपको, जो n वो होता है जो बैलेंसिंग में काम आता है। लॉग ऑफ वाटर से कोई मतलब होता नहीं है, तो 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 इंटू 0.001 का पावर 14 इक्वल टू हो जाएगा 1.330 माइनस 0.059/6
इंटू, अब यहां थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो सॉल्व कर लो। ऊपर है 10 का पावर -2, 0.1 है। ये है 10 का पावर, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ये है 10 का पावर -3, तो इंटू 42 कर दो। ऊपर अगर 10 का पावर 42 हो जाएगा, 6 7 जा 7 इंटू 0.0591, 0.42, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करोगे आप 0.059 इंटू 7, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा 0.9 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। 7 को 0. मतलब कितना है आपको, 7 इंटू 0.606 करोगे तो 0.42, और 0.42 1.330 हटा दो तो 0.42 0.8, मतलब 0.89 समथिंग, मतलब 0.89 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 0.89 समथिंग। अब x इंटू 10 का पावर -3 है तो x का वैल्यू फाइंड कर लो आप, है ना। तो उसको कन्वर्ट कर देना। अगर 0.890 आएगा तो 819 होगा, वो आप सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपको, एक मिनट, रफली हम कर ही देते हैं। रफली कर ही देंगे हम, अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान रखना। यहाँ 0.059 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हम, 0.06 मान लिया है रफ कैलकुलेशन के लिए। 8 8 हाँ 0.420 घटा दो, 0 3 2 1 तो 0.910 है ना। थोड़ा सा घटा दोगे, 0.910 है, थोड़ा सा और घटेगा वैसे, वो देख लेना। मतलब 0.89 0.91 होगा। उसको इंटू 10 का पावर -3 है, तो अगर 819 मान लेना, ठीक है। वो कैलकुलेशन आप कर लोगे। मतलब यही था मेरे लिए, मतलब बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन था और इसे बैलेंसिंग करना था। मेन कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग का था, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं करते तो आपको अंदर वाला एक्सप्रेशन नहीं मिलता। मेन क्वेश्चन बैलेंसिंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन आयनिक का है। क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिटिक एसिड का। ये सॉल्ट है, वीक एसिड, बफर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको एसिडिक बफर का है। तो एसिडिक बफर में आप फॉर्मूला पढ़े हो, पीएच इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? देखो, इसका भी 25 से बेल मिक्स कर रहे हैं, इसका भी 25 से बेल, दोनों का जब वॉल्यूम सेम मिक्स कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन दोनों का हाफ हाफ होते जाएगा। पीएच क्या दिया है? पीएच दिया हुआ है आपको 5 इक्वल टू pKa प्लस लॉग, फिर से बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम मिक्स कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो ये 0.1 हो गया, ये 0.01 हो गया। log 10 1 होता है, तो pKa आपको 4 हो जाएगा। pKa 4 का मतलब है K 10 का पावर -4, तो K तो 10 इंटू 10 का पावर -5 10 हो जाएगा K। ये X का वैल्यू 10 हो जाएगा। बेसिक, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एसिडिक बफर का था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बस कॉन्सेप्ट यही था कि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो कंसंट्रेशन हाफ हाफ होते जाएगा। वो तो M1V1 इक्वल टू M2V2 से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ का है, स्पॉन्टेनिटी से। तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन आप पढ़े हो, डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, याद रखना सब में जो डेल्टा एच है किलो जूल पर मोल में है, तो जब डेल्टा एच किलो जूल पर मोल में है और डेल्टा एच जूल पर केल्विन में है तो सबको टी डेल्टा एस को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। टी डेल्टा एस को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +80 इंटू 300 अपॉन 1000 कर दो। -1, ये स्पॉन्टेनियस रहेगा, डेल्टा जी नेगेटिव आ गया। बी देख लो, बी देख लो आप। अच्छा, ये देख लो, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा
एस पॉजिटिव, तो ऐसे ही स्पॉन्टेनियस होता है, तो कंडीशन नहीं है, इसमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। या पढ़े हो कि डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव तो हमेशा स्पॉन्टेनियस, तो बी भी स्पॉन्टेनियस है। सी देख लो उल्टा है, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, तो ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो पहला हमको मिल गया नॉन स्पॉन्टेनियस का, हमको नॉन स्पॉन्टेनियस का पहला मिल गया। डी देख लेते हैं, डेल्टा एच 22 माइनस टी डेल्टा एस, टी है आपको 300 इंटू 20/1000 करेंगे, 20 हाँ तो पॉजिटिव आ गया, तो ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस 2 हो जाएगा आंसर। ए और बी स्पॉन्टेनियस है, सी और डी नॉन स्पॉन्टेनियस है। सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ए ऑर्गेनिक, ये भी हेलो अल्केन्स का हो गया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवा रहा है। एक चीज याद रखिएगा, हेलो अल्केन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हेलो अल्केन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो SN1 का मतलब कार्बोकटाइन स्टेबल, कार्बोकटाइन स्टेबल। अब चेक करते हैं ऑप्शन, ये सही है 3 डिग्री कार्बोकटाइन, यहां कार्बोकटाइन 3 डिग्री होगा, सही है। ये भी सही है, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन होगा, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन दोनों स्टेबल होता है हाईली। ये गलत है, आप पढ़े हो एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाता क्योंकि बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये विनाइल हैलाइड है, ये भी नहीं जाएगा, आप पढ़ो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाता क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये दोनों नहीं जाएगा, ये दोनों जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl 2 बनेंगे, एक इधर से एक उधर से, एक 3 डिग्री वाले से और एक बेंजाइलिक वाले से। बेसिक क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। हेलो अल्केन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि हमको Cl- चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट Cl- के साथ ही देता है AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, और Cl- तभी मिलेगा जब 3 डिग्री कार्बोकटाइन हो या बेंजाइलिक कार्बोकटाइन हो, है ना। क्योंकि SN2 में अगर बात करें तो SN2 में बॉन्ड टूटता नहीं है, या पढ़े हो SN2 1 स्टेप रिएक्शन होता है, बॉन्ड टूटता है आपको SN1 में। मॉडरेट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, देखते हैं। टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में पढ़े हो T2 पहले होगा, T2 ऊपर होगा, E नीचे होगा। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो x + 4 × -1 = -2, तो x आ गया +2, तो कोबाल्ट +2 है, तो कोबाल्ट +2 याद रखिएगा होता है आर्गन 3d7। ये सब आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा क्लोराइड वीक फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब है जो डेल्टा है वो P से छोटा होगा, डेल्टा P से छोटा होगा। तो देखो क्या करेंगे, D7 सिस्टम है, 1 2, ये T2 है, ये E है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो क्या हुआ, E4 T2 3, E4 T2 3, तो क्या पूछ रहा है M क्या है, M4 हो गया, EM है ना, तो M4 हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड हो गया, T2 में 3 अनपेयर्ड है, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7। 3 अनपेयर्ड है ना, 1 2 3, तो इन्हें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, M4 हो गया, E4 है, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। तो यहां पर एक तरह से आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते रहने चाहिए, गुड क्वेश्चन, मॉडरेट कहेंगे हम। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं रहता टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में कौन ऊपर जाता है कौन नीचे होता है। ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर T2G नीचे, टेट्राहेड्रल में उल्टा, T2 ऊपर E नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, यह है आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन, उसमें साफ साफ इस तरह के क्वेश्चन दिया है। स्टॉक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन कहते हैं जिसके मदद से हम दूसरे कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये M1V1 = M2V2 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इनिशियल मोलैरिटी क्या हो जाएगा, 5 ग्राम NOH है, तो मोल्स निकाल लिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 0.45, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दिए।
दिया ही है आपको वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ही पूछ रहा है तो देख लो, MIVI इक्वल टू MFVF, इनिशियल मोलैरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो देखिए 5/40 इंटू 0.45 इक्वल टू ये आपको इंटू VI इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी 0.1 इंटू फाइनल वॉल्यूम में 500 ml यानी कि 0.5। अब सॉल्व कर लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा आपको, यहां से कट कर दो 0.1 हो जाएगा, VI हो जाएगा 40 इंटू 0.45 इंटू 0.01। अच्छा ये वॉल्यूम आ रहा है लीटर में और पूछ रहा है ml में, ये वॉल्यूम आ रहा है लीटर में, पूछ रहा है ml में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ml के लिए, तो क्या हो जाएगा 10 400 है ना, कर लो ऐसे 180 ml, चेक कर लो 40 इंटू जो 18 होगा 18 0.18 हाँ 180 ml। सिंपल कैलकुलेशन था, तो डेसिमल प्लेसेस पे ध्यान रखना था, है ना। वॉल्यूम ml में पूछ रहा है इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, और NaOH का मोलर मास आपको पता होना चाहिए 23 + 16 + 140 होता है। ये इजी क्वेश्चन देंगे हम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन था जो उसमें है ना, उसमें देखिएगा चैप्टर 1 के एंड में दिया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अच्छा फिर क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं आज का जो हम पेपर सॉल्व किए हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन बच्चों के 99 परसेंटाइल कट ऑफ के लिए केमिस्ट्री में सिर्फ 60 बने या ओवरऑल पेपर का 166 बना, क्योंकि बच्चे काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि उसी दिन जेईई मेंस स्टार्ट हो रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी जेईई मेंस होता है तो फर्स्ट डे जनरली कट ऑफ लो जाता है, क्योंकि बच्चे थोड़े नर्वस होते हैं। तो आपको भी घबराना नहीं है, अगर आपसे थोड़ा कम सॉल्व हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेता है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट डे दूसरे शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।